संगीत की हल्की धुन शुरू और खत्म होती है। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का अपवाह तंत्र। भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये। बिल्कुल। और इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखने चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का सिर्फ 1.16% है। सिर्फ 1.16%। यह आंकड़ा अपने आप में मतलब बहुत कुछ कहता है। सही में। और एक और आंकड़ा है कि राजस्थान में 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की जो क्षमता है वो 15.86 मिलियन एकड़ फीट है। 15.86 MAF। और ये आंकड़े इतने महत्वपूर्ण हैं कि जैन 2022 और लाइब्रेरियन 2016 की परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब कुछ बुनियादी परिभाषाओं को समझते हैं ताकि सब कुछ साफ हो जाए। हाँ, सबसे पहले तो अपवाह। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, जब पानी निश्चित वाहिकाओं मतलब एक तय रास्ते जैसे नाली या नदी से बहता है तो उस प्रवाह को अपवाह कहते हैं। अच्छा, तो पानी का एक ऑर्गेनाइज्ड फ्लो। एकदम। और जब मुख्य नदियां, उनकी सहायक नदियां और फिर उनकी भी सहायक नदियां, ये सब मिलकर एक नेटवर्क बना लेती हैं। एक जाल जैसा। हाँ, एक जाल। तो उस पूरे नेटवर्क को अपवाह तंत्र या नदी द्रोणी कहा जाता है। और इस पूरे नेटवर्क से जितने क्षेत्र का पानी बहकर आता है उसे अपवाह बेसिन कहते होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही है। तो राजस्थान में प्रवाह के आधार पर इस अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। हाँ, 3 भागों में। और ये विभाजन बहुत दिलचस्प है। पहला है आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह। और ये सर्वाधिक है। मतलब आप सोचिए, कुल तंत्र का 60%। 60% मतलब आधे से ज्यादा नदियां कहीं पहुंचती नहीं है। बिल्कुल। दूसरा है अरब सागर का अपवाह तंत्र। ये कितना है? ये है 17%। और तीसरा? और तीसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जो बाकी का 23% है। ये जो आंतरिक प्रवाह है इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक लगता है। हाँ, ये राजस्थान की सबसे खास भौगोलिक विशेषताओं में से एक है। आंतरिक प्रवाह मतलब ऐसी नदियों का तंत्र जिनका पानी किसी सागर या महासागर तक पहुंच ही नहीं पाता। तो फिर जाता कहाँ है? वो बस स्थानीय स्तर पर ही, मतलब जमीन में ही विलीन हो जाता है या किसी झील में जाकर खत्म हो जाता है। ये प्रश्न द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 2011 में आया भी था। अच्छा, अब एक और बेसिक शब्द, नदी। हम सब जानते हैं कि नदी क्या होती है, पर इसके टेक्स्ट बुक परिभाषा क्या है? नदी मतलब धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाला जल। और ये हमेशा ढाल के अनुसार, मतलब ऊंचे से नीचे की ओर बहती है। जैसे अरावली से निकलने वाली नदियां। हाँ, और जब छोटी नदियां आकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं तो उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। सिंपल। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जल विभाजक। वाटर डिवाइड। ये बहुत जरूरी है। ये क्या होता है? जब कोई पर्वत या कोई ऊंची भूमि एक नदी द्रोणी को दूसरी नदी द्रोणी से अलग करती है तो उसे जल विभाजक कहते हैं। कोई उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत में अरावली पर्वत श्रेणी है। अच्छा। हाँ, अरावली और उसके उत्तर का जो ऊंचा भाग है वो सिंधु और गंगा द्रोणियों को अलग करने का काम करता है। ये राजस्थान पुलिस 2020 की परीक्षा में पूछा गया था। तो अरावली एक तरह से एक दीवार है जो पानी का रास्ता तय करती है। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है जल संभर। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली जो सीमा होती है उसे ही जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। और आखिरी परिभाषा है जल ग्रहण क्षेत्र। कैचमेंट एरिया। एक नदी जिस खास क्षेत्र से अपना सारा पानी बहा कर लाती है उसे उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। तो एक नदी और उसकी सभी सहायक नदियों द्वारा जो कुल क्षेत्र कवर होता है वो अपवाह द्रोणी है। बिल्कुल। अब जब ये सब साफ है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को विस्तार से समझते हैं, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े वाले से, आंतरिक प्रवाह, जो कुल अपवाह का 60% है। ये प्रयोगशाला सहायक 2022 की परीक्षा में भी आया था। हाँ, इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कितनी नदियां हैं इसमें मुख्य रूप से? इसमें लगभग 15 प्रमुख नदियां हैं। मैं एक एक कर नाम बताता हूँ। बताइए। सबसे पहले घग्गर, फिर काकनी, कांतली, मेंढा। घग्गर और कांतली तो बहुत सुने हैं। हाँ, ये मुख्य हैं। फिर हैं साबी, रूपनगढ़, रूपारेल, खारी, खंडेल। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। तुर्तमती, निम्बार्क, रोहिली, कुकुंदर, भांगा और द्रव्यती। ये सब आंतरिक प्रवाह का हिस्सा हैं। बहुत बढ़िया। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, अरब सागर का अपवाह तंत्र, जो कि 17% है। हाँ, 17%।
ये EONRO 2023 में पूछा गया था। अरब सागर में गिरने वाली नदियों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम मुख्य नदी और फिर उसकी सहायक नदियों के ग्रुप में पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी नदी लें? सबसे पहले लेते हैं लूनी नदी और उसकी सहायक नदियां। लूनी, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? लूनी की सहायक नदियां हैं सुकड़ी, सगाई, सागी, कांडी, लालरी। जोजड़ी भी है ना? हाँ, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, गुइया, सरस्वती नाला और मिश्री। ये सब लूनी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब लूनी के बाद माही नदी। हाँ, माही नदी, इसकी सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, हरण। चाप और मोरेन भी इसी की हैं। बिल्कुल। चाप, मोरेन, एराव और भादर, ये सब माही की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं साबरमती नदी की ओर। साबरमती की सहायक नदियां हैं सेई नदी, हथमती, वात्रक, वेत्रक, माजम और मेशवा। और अरब सागर तंत्र में एक और नदी बची, पश्चिमी बनास। हाँ, पश्चिमी बनास, इसकी सहायक नदियां हैं सुकड़ी। एक मिनट, सुकड़ी तो लूनी की भी सहायक नदी है। हाँ, ये अलग अलग नदियां हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। तो पश्चिमी बनास की हैं सुकड़ी, कुकड़ी, गोलन, धारवल और सिपू। बहुत अच्छे से समझाया। अब हम अंतिम प्रकार पर आते हैं, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जो कुल अपवाह का 23% है। हाँ, बंगाल की खाड़ी तंत्र में मुख्य रूप से एक ही बड़ी नदी का दबदबा है और वो है चंबल। तो हम पहले चंबल और उसकी सहायक नदियों के नाम देखेंगे। बिल्कुल। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, पार्वती, काली सिंध, छोटी काली सिंध, सिप्रा भी है। हाँ, सिप्रा, गुजाली, ब्रह्मणी, एज, कोराल, आलनिया, मेज। चाकण, सीप और ईसरू। एकदम सही। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, बनास नदी जो खुद चंबल की सहायक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है। बिल्कुल। उसकी अपनी सहायक नदियां हैं जिनका एक पूरा तंत्र है। तो अब हम बनास की सहायक नदियों को देखेंगे। हाँ, तो बनास की सहायक नदियां हैं बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, ढाई, माशी और मोरेल। एकदम सही। ये सब मिलकर पहले बनास में मिलती हैं और फिर बनास चंबल में मिल जाती है। तो ये था राजस्थान के अपवाह तंत्र का एक विस्तृत वर्गीकरण, तीनों तंत्रों की मुख्य नदियां और उनकी सहायक नदियां। हाँ, ये पूरा ढांचा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।